हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संगम ज्ञापन की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लॉ के अंतर्गत ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन संगम ज्ञापन। आज हम लोग संगम ज्ञापन के बारे में पढ़ेंगे। संगम ज्ञापन किसे कहते हैं और संगम ज्ञापन इसके बारे में हम आज लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं बिना देर के हुए। संगम ज्ञापन को कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 के अंतर्गत परिभाषित किया गया, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। कंपनी अधिनियम 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 के अंतर्गत संगम ज्ञापन को परिभाषित किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि संगम ज्ञापन होता क्या है, ये कैसे, कौन बनाता है इस संगम ज्ञापन को और किस लिए ये बनाया जाता है, संगम ज्ञापन आखिर होता क्या है। तो आइए, संगम ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें हमने ऑलरेडी पहले ही लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। कंपनी का चार्टर होता है। संगम ज्ञापन जो है यह कंपनी का एक चार्टर होता है और यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। कंपनी की तरफ से यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कंपनी के निगमन के लिए तैयार किया जाता है। संगम ज्ञापन जो है वो कंपनी के निगमन के लिए तैयार किया जाता है। निगमन को इंग्लिश में बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। जो अधिनियम के इसके बाद हम बात करते हैं कि यह कंपनी जो है कंपनी का ये महत्वपूर्ण चार्टर होता है जो कंपनी निगमन के लिए तैयार किया जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को निर्धारित करता है। जो कंपनी के अधिकारों को निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है, मेरे साथ बोले एक बार, कौन निर्धारित करता है? कंपनी के नियमों को कौन निर्धारित करता है, कौन बताता है कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी में कितनी पूंजी लगी है, कंपनी का क्या नाम है। तो यह सब जो है संगम ज्ञापन ही बताता है। संगम ज्ञापन को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है सीमा नियम। क्या नाम होता है? सीमा नियम। अब हम बात करते हैं कि संगम ज्ञापन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें जो बताई गई हैं वो किस सेक्शन के अंतर्गत बताई गई हैं। तो वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिन्हें खासकर ध्यान रखा जाता है संगम ज्ञापन के लिए। जब संगम ज्ञापन तैयार होता है, जब वो ऑफिस जाता है, रजिस्ट्रार्ड कार्यालय में जब जाता है, रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में जब जाता है, तब उसमें ये कुछ बातें महत्वपूर्ण जो होती हैं वो लिखी जाती हैं और उन बातों को लिख के ही कार्यालय में भेजा जाता है, कार्यालय में लाया जाता है। तो उसके अंदर हमने उल्लेख रखा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इन बातों का इस संगम ज्ञापन में उल्लेख करना अनिवार्य होता है। पहली बात बताइए नामखंड। नामखंड क्या होता है? नामखंड का मतलब है कि जिस कंपनी को आप शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आपने निर्माण किया है, उस कंपनी का आपने नाम क्या रखा है? उस कंपनी का आपने नाम क्या रखा है? नाम सबसे पहले आप उसे सुंदर अक्षरों में, अगर बोले तो सुंदर अक्षरों में पहले पन्ने पे लिखिए ये हमारी कंपनी का यह नाम है। कंपनी का नाम का मतलब ये है कि अब एक जो आप कंपनी आप बनाने जा रहे हो, जिस कंपनी को आप जो अपना नाम देने जा रहे हो, उस नाम से कोई दूसरी कंपनी तो नहीं चल रही है, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप, अगर उस नाम से कोई कंपनी चल रही है तो ये कहा जाएगा कि आपने जो है नकल की है, तो आपकी कंपनी जो है वो चालू नहीं की जाएगी, उसे मान्यता कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं दी जा सकती, आप फ्रॉड कहे जाओगे। और कई कंपनियाँ आपने देखी होंगी कि नाम कुछ और, नाम वैसे थोड़ा सा हटा लेते हैं और नाम रख लेते हैं और उसी कंपनी का जो फेमस कंपनी होती है उसका काम अपनी कंपनी में शुरू कर देते हैं।
तो वो बाद में जो है पकड़े जाते हैं, तो उन कंपनी पर उनका समापन किया जाता है। तो ये देख लिया, नामखंड का मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी का क्या नाम दे रहे हैं, उस नाम को संगम ज्ञापन के लिखना होगा। संगम ज्ञापन में वह नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राज्य का नाम। राज्य का नाम या कार्यालय का नाम। राज्य का नाम का मतलब है उस राज्य का नाम बताओ, उस राज्य का नाम बताओ जिस राज्य में आप अपनी कंपनी को चालू कर रहे हैं। उस राज्य का नाम बताओ जिस राज्य में आपका जो है कंपनी को चालू कर रहे हैं। रजिस्टर्ड कार्यालय से राज्य का नाम होता है कि रजिस्टर्ड कार्यालय संबंधी खंड। रजिस्टर्ड कार्यालय संबंधी खंड। तो ये जो है राज्य का नाम की जगह पे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो आपको जो है उस कार्यालय में, जहाँ पर आप कार्यालय है आपका, जो राज्य में आप कंपनी बना रहे हैं, उस राज्य का नाम भी आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्य की। आपकी कंपनी का उद्देश्य क्या है, आपका कार्यक्षेत्र क्या है, आपकी कंपनी का कार्यक्षेत्र क्या है, यानी आपकी कंपनी का कार्य करने का, काम करने की कितनी एरिया है, यह भी आपको संगम ज्ञापन में लिखना होगा। उद्देश्य का मतलब है कि आपका जो कार्य, आपकी कंपनी का कार्य है, वो कार्य यह है कि हम कपड़ा बनाने का उद्योग करेंगे। ठीक है, आपका उद्देश्य ये है कि हम कपड़ा बनाने का कार्य करेंगे, और आप कार्य कर रहे हैं मोटर बाइक बनाने का, मोटरसाइकिल बनाने का, साइकिल बनाने का, ये कार्य कर रहे हैं, और आपने संगम ज्ञापन में लिख रखा है कपड़ा उद्योग, और आप काम कर रहे हैं मोटर बाइक बनाने का, तो यह भी काम आपको करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने संगम ज्ञापन में कपड़ा उद्योग का उद्देश्य लिखा है। आप कह रहे हैं कि हम कपड़ा उद्योग का काम करेंगे, और आप काम कर रहे हैं मोटरसाइकिल बनाने का, ये तो गलत है ही है, हाँ? तो ये भी आपकी कंपनी को समापन कर दिया जाएगा। और कार्यक्षेत्र, आपका काम 30 किलोमीटर के अंतर्गत है। आपने संगम ज्ञापन में लिखा कि हमारा कार्यक्षेत्र जो है वो 30 किलोमीटर के अंतर्गत रहेगा, और आप काम कर रहे हैं 60 किलोमीटर के अंतर्गत, तो यह कैसे चलने वाला, तो समाप्त कर दिया जा रहा है पक्का ही पक्का। तो कार्य क्षेत्र का मतलब ये होता है कि आपका कार्य, आपने संगम ज्ञापन में 30 किलोमीटर लिखा है, तो आपको 30 किलोमीटर के अंतर किसी कार्य करना होगा। ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं सदस्यों का दायित्व। सदस्यों का दायित्व, यहाँ पे एक पॉइंट दूसरा भी लिखा हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हो सकता है, सीमित दायित्व संबंधी खंड। ठीक है, तो घबराइएगा बस, उसमें भी सदस्यों के बारे में बात की जाएगी, और हम भी इसमें सदस्यों के बारे में ही बात करेंगे। तो सदस्यों का दायित्व जो है वो इसमें संगम ज्ञापन में लिखा जाएगा कि आपकी कंपनी के सदस्यों का दायित्व कहाँ तक है, उनका अधिकार कहाँ तक है, वो काम कहाँ तक कर सकते हैं, तो ये संगम ज्ञापन में आपको लिखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सर पूंजी खंड की। आपकी कंपनी कितने पैसों में बनी है, आपकी कंपनी कितने पैसों का कार्य कर सकती है। ठीक है, आपके सदस्यों की पूंजी कितनी है, आपके सदस्यों की पूंजी कितनी तक आपने लगाई है, ये भी आपको उसमें बताना होगा। सबसे रजिस्ट्रार्ड कार्यालय को ये समझाना होगा। ये एक संगम ज्ञापन में यह बातें भी लिखी होनी चाहिए। ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सर सदस्यों का नाम, पता, हस्ताक्षर। सदस्यों का नाम, पता, हस्ताक्षर। तो जब भी आप संगम ज्ञापन को तैयार करेंगे, और सबसे नीचे जो है उसमें आपकी कंपनी का नाम, ये तो पहले हो गया। उसके बाद आप सदस्यों का नाम लिखेंगे, उसके बाद उनका पता लिखेंगे, उसके बाद उनके हस्ताक्षर कराएंगे संगम ज्ञापन के ऊपर।
ये छठी पॉइंट है, ये छठा 6 नंबर की ये बात है। आप अपना सदस्यों का नाम, पता, हस्ताक्षर सब करा के ही आप संघीय ज्ञापन को रजिस्ट्रार कार्यालय में ले जाके और जो है मान्यता प्राप्त करनी होगी। यानी निगमन इनकॉर्पोरेशन के लिए ही यह सब तैयार किया जाता है। इसमें एक केस दिया गया है, संगम ज्ञापन में एक केस दिया गया है, ऐश्वरी बनाम वाटसन, ऐश्वरी बनाम वाटसन। ऐश्वरी बनाम वाटसन के मामले में न्यायालय ने 2 बातों को निर्धारित किया था सर, 2 बातों को। पहली बात सर यह थी कि कंपनी के अधिकार और कार्यक्षेत्र, कंपनी के अधिकार और कार्यक्षेत्र अन्य व्यक्तियों को समझाना होगा, उन्हें बताना होगा कि आपकी कंपनी के अधिकार और आपके कार्यक्षेत्र ये है। उसके बाद ही आप उन व्यक्तियों से सौदा कर सकते हैं, उन व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है सर, पहली बात यह है क्या है कि कंपनी के अधिकार और कंपनी का कार्यक्षेत्र दोनों ही अन्य व्यक्तियों को आपको बताना होगा, अवगत कराना होगा। उसके बाद न्यायालय ने दूसरी बात बताई है, उन्होंने कहा है कि कंपनी अधिनियम के उपबंधों का पालन करना होगा। क्या, जैसे कि कोई अन्य व्यक्ति है, ठीक है, और वो हमारी कंपनी में जुड़ना चाहता है तो हमें उससे यह सब बातें बतानी होगी कि आपको, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कंपनी अधिनियम के उपबंध जो दिए गए हैं उनका पालन करना होगा। और कहा कि उन उपबंधों का बिना पालन किए, यानी उन उपबंधों का पालन आपको बस ही करना होगा। उनके अंतर्गत ही अगर आप अपना कार्य या अधिकार या उद्देश्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उन उपबंधों के अंतर्गत ही आप ला सकते हैं। उन उपबंधों के बिना उन्हें छोड़े आप बदल नहीं सकते हैं। तो ये हो गया इसके अंतर्गत। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संघीय ज्ञापन किसे कहते हैं, संघीय ज्ञापन के महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करें सर, यहाँ से शुरू करें, इसके बारे में ये सब लिख डालें। ये जरा सा दिख रहा है आपको, अगर इसमें एक एक चीज़ बढ़ाएंगे तो बहुत सी चीज़ें सर इसमें आती हैं। इसमें निगमन क्या होता है, दस्तावेज किसे कहते हैं, अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधिकार क्या हो सकते हैं सर। ये तो 1-1.5 पेज पे तो आप इस पर लिख ही लेंगे आराम से, अगर लिखना आप लिख सकते हैं तो। उसके बाद सर आप, ये तो हो गया परिभाषा। उसके बाद आएगी आपसे महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। आपको क्वेश्चन में दूसरे पॉइंट पर लिखा होगा कि कंपनी के महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से आप उन्हें शुरू करेंगे, ये 5 और ये 6, इतनी 6 बातें ये महत्वपूर्ण हैं। ये आप इन्हें डिटेल में, जैसे हमने बताया, आप इन्हें डिटेल में लिख सकते हैं। लगभग में 6 पेज तो आराम से फिल हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ केस डाल दें, वेरी सिंपल केस है, कोई महत्व ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा केस नहीं है, नहीं मैंने डिटेल में बताया है, ऐसे बताया तो बहुत लंबा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इतना ही है तो आप इतना ही लिख सकते हैं उसमें। बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी ये सब आएगा पक्का। चलिए, थैंक यू, वेलकम।